देखो, तो आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th का अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट चैप्टर भी बोल सकते हो या थर्ड चैप्टर भी बोल सकते हो। जैसे अगर कई जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहले पढ़ाया जाता है तो फिर थर्ड चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो अपना मान लो पहला चैप्टर है क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अपन क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। मतलब आप ये बोल सकते हो क्लास 12th का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इतना ही बड़ा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो अच्छे बड़े चैप्टर हैं। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। आपने आपका पढ़ा हुआ है तो आपको पता भी होगा कि ये सारे टॉपिक्स आपके सुने हुए होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज और उनकी पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ना है अपन को। फिर उसके बाद कूलम्स लॉ पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम पढ़ना है। अगर तीन चार्ज हैं तो वो तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में कब होंगे, अगर इक्विलिब्रियम में है अगर उनको डिस्टर्ब कर दिया तो एसएचएम करेंगे, एसएचएम करेंगे तो उनका टाइम पीरियड क्या होगा। ये सारी कहानी इसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे, हाँ बोलो क्या चीज है। आपको अलग से टॉपिक बढ़ा के नहीं बताया गया होगा, लेकिन आपको बताया गया होगा ना कि एक चार्ज यहाँ क्यों है, एक चार्ज यहाँ क्यों है, तो बताओ तीसरा चार्ज को कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, नेट फोर्स जीरो रहे। तो टॉपिक बना के नहीं पढ़ाया, लेकिन क्वेश्चंस तो कराया गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर अगर मैं आपको टॉपिक्स की बात बताऊं तो मैक्सिमम विथ क्वेश्चंस ही होगा। ठीक है, अलग से ऐसा उसकी कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस के थ्रू ही अपन उसको करेंगे। ओके, चलो फिर अपन उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर कई बार आईआईटी जेईई ने भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, नीट ने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, मेंस ने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, इसके में अपन सब कुछ पढ़ेंगे। लीनियर रॉड की वजह से, ठीक है, रिंग की वजह से, हाफ रिंग की वजह से, आर्क की वजह से, डिस्क की वजह से, स्फेयर की वजह से, हॉलो स्फेयर की वजह से, इन सब चीजों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी किसी दूरी पे, ये सब पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, सारी चीजों के बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, चार चीजें हुई। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पूरे चैप्टर में अपन को इन चारों चीजों के बारे में बात करनी है। तो इन चारों चीजों के बारे में रिलेशन देखेंगे, रिश्ता देखेंगे अपन। फिर उसके बाद इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की बात करेंगे। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर एक अपने में अगर एक पूरा एक स्फीयर है जिसमें आपने चार्ज क्यों दे दिया, तो इस पूरा चार्ज इसमें पूरा में बटा हुआ रहेगा। एक कंडक्टर है मान लो, उसमें अगर आपने चार्ज दे दिया तो चार्ज पूरे में बट जाएगा। यस कृतिका, दिव्या? तो अब वो चार्ज भी अगर देखोगे तो ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अगर मान लो इस चार्ज को और इस चार्ज को ऐसे अगर आप फ्री कर दो तो ये दूर जाएगा और भागने लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? इनके पास खुद के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी तभी तो आई। तो वो है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर कोई भी स्फीयर है, स्फीयर का, होलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का, अपन देखेंगे कि अगर उसमें कोई चार्ज है तो उसके में अपने आप में कितनी एनर्जी है, दैट इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। हर चीज डिराइव करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, और हर चीज की प्रॉपर डेफिनेशन और जितनी भी प्रॉपर्टीज है बेस्ट से बेस्ट नोट्स में आपको देने वाला हूं। मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये नोट्स मैंने कंपाइल किए हैं, मतलब कितनी जगह से, एचसी वर्मा की पूरी थ्योरी देख करके, डीसी पांडे की थ्योरी देख करके, ठीक है, और एक सीनियर फैकल्टी हैं 15 साल से वो आईआईटी जेईई पढ़ा रहे हैं, उनके पूरे नोट्स, क्लास नोट्स से मैंने पूरा मतलब मिला के आपके ये नोट्स बनाए पूरे। तो यहाँ पर आपको हर एक एक चीज मिलेगा विद डेफिनेशन एंड एवरीथिंग। नाउ एनर्जी डेंसिटी के बारे में अपन बात करेंगे कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या एनर्जी वहां पर स्टोर्ड होगी, जिसको एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं। फिर आएगा यहाँ पर अपन डायपोल के बारे में बात करेंगे। जनरली यहां तक इस चैप्टर को भी 2 चैप्टर में करके पढ़ाया जाता है कई कई इंस्टीट्यूट्स में। ये पूरा स्टार्टिंग से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक डाइपोल तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 के नाम से पढ़ाया जाता है, और यहां से यहां तक इसको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 के। लेकिन अपन इस पूरे को अपन एक साथ ही पढ़ेंगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है क्या? चलो फिर आपका आता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। गॉस लॉ से अपन फिर इन सब चीज को डिराइव करेंगे, बहुत सारी सिमेट्रिकल चीजों को अपन डिराइव करेंगे गॉस लॉ से। फिर कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अगर बहुत सारे कंडक्टर्स हैं उनको वायर से जोड़ दिया तो क्या चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, कौन कौन से सर्फेसेस में कितने कितने चार्जेस होंगे, ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है क्या? कुछ एक आध छोटे मोटे टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पर नहीं डाले, क्योंकि इतने सारे टॉपिक थे वो एक पेज में आते ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने मेन मेन बड़े बड़े टॉपिक्स आपके यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्चुअल में अपन ये पूरा जो भी अपन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसका 3 पार्ट है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपना ये चैप्टर है, ठीक है क्या, एक है मैग्नेटिज्म, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने सुना होगा, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और डायरेक्शन ऑफ वेव होती है। यस, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सुना है ना? चलो, तो सबसे पहले बात ये अपन देख लेते हैं, मतलब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, यस, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, और इलेक्ट्रो चार्ज, चार्ज जब रेस्ट पे है तो उसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो उसके कारण फोर्स कितना लगेगा दूसरे पे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना पोटेंशियल होगा उससे दूर, कितना उससे दूर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पूरे अपन बात करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी मैंने आपको ये जितने भी टॉपिक बताए, ये सारे के सारे टॉपिक्स में अपन बात करेंगे जब चार्ज रुका हुआ है उसमें क्या क्या हो रहा है। ओके, तो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट वेलोसिटी इज 0। नाउ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में अपन पढ़ेंगे जब चार्ज के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, जब भी चार्ज के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो उसके कारण अपन ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। ये भी अपना, ये पूरा अपने सिलेबस में, ठीक है, आईआईटी जेईई नीट मेंस सबके सिलेबस में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और इन दोनों के बीच में अपन और बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कैपेसिटेंस पढ़ लिए, फिर अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाता है, एक्सेलरेशन, चार्ज स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग। जब चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाता है तो उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, तो वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ऑल अबाउट चार्ज। मतलब मैंने अभी आपको जितने चैप्टर बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरे के पूरे 8 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर बेस्ड है। किस चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर, चार्ज। पूरे, ये पूरे जितने भी 8 चैप्टर मैंने बोले, ये पूरे के पूरे 8 चैप्टर भैया एक चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो सोचो इस चार्ज के कितने भाव बढ़े होंगे भाई, पूरे के पूरे क्लास 12, 60% क्लास 12 इस चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा, व्हाट इज चार्ज? कृतिका, दिव्या, विनीत, तीनों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाट इज चार्ज? प्रॉपर्टी, वेरी गुड, ठीक है क्या कृतिका, विनीत? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, कोई ऐसे वस्तु नहीं है कि आप बता पाओ देखो ये पेन है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये माउस है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी है। किसके पास ये प्रॉपर्टी है? एटम में किसके पास? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के पास। ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। जैसे अगर ये एटम है तो ये एटम में भाई साहब ये बाहर में कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और बीच में कौन है, प्रोटॉन्स। तो देखा गया इनके पास कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, इनके पास कुछ ऐसी जादुई शक्तियां हैं जिसके कारण ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पर या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं। उसको अपन ने कहा चार्ज, उस प्रॉपर्टी को अपन ने क्या कहा कि इट इज चार्ज। अब देखा गया कि दो अलग अलग नेचर के हैं, तो एक को नामकरण कर दिया नेगेटिव, एक को नामकरण कर दिया पॉजिटिव। किसने नामकरण किया ये? भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इनका नाम है, ये जो यहां पर आपको दिख रहे हैं महाशय, इन महाशय का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्या बोल रहे हैं, इट इज मी हु गिव दिस नेम। इन्होंने ही ऐसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज उनको बोला कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ईयर याद नहीं है मेरे को, 17 नहीं 1600 समथिंग कुछ में, ठीक है। तो अब चार्ज के कारण अपन को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस, करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो पढ़ना स्टार्ट करें तो फिर। हाँ बोलो, ये वाला स्लाइड। हाँ देखो, जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक,
रुका हुआ। मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जब चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर जब चार्ज एक्सेलरेट करना चालू होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं, उस रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हार्डली 2 घंटे का चैप्टर है। जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, हार्डली 2 घंटे का है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ 2 घंटे का बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, मैग्नेटिज्म अच्छा पढ़ा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब क्लास 12th में सबसे बड़े 2 चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चलो बोलो विनीत। सर कौन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे? अभी तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वी आर डूइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो पूरे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये पूरे के पूरे टॉपिक अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। ओके मतलब अभी मैंने खाली आपका ये बोर्ड वर्क किया है कहां तक का, ये यहां तक का, ये 4, और अभी मेरे 60 पेज की पीपीटी बन चुकी है, तो सोचो कितना बड़ा चैप्टर है। चलो नाउ, तो ये पता चल गया चार्ज क्या है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगा रहा है। चार्ज 2 टाइप के हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। पॉजिटिव किसके पास है? प्रोटॉन के पास। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी। ठीक है क्या? ओके चलो, कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो बेसिक है, बचपन से सुनते आ रहे हो, वो आप लोग बता दो एक एक करके। कृतिका एक प्रॉपर्टी बताओ चार्ज की। वेरी गुड। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। चलो एक विनीत आप बताओ, कुछ भी प्रॉपर्टीज, उसकी यूनिट्स, कुछ भी बताओ विनीत। यस सर। चार्ज के बारे में कुछ भी, जो भी पढ़े हो बताओ एक बार। सर चार्ज की बाद में आ गया सर। चलो दिव्या आप बताओ। It is additive in nature. ठीक है, एडिटिव इन नेचर है। आपका अल्जेब्रिक सम करके आप उसमें अगर टोटल जितने भी आपके चार्जेस हैं उन सबका अल्जेब्रिक सम करके आप टोटल चार्ज बताते हो। इट इज एडिटिव इन नेचर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं? द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। फिर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होते हैं? हाँ बोलो। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, एंड चार्ज इज कंजर्व्ड। बहुत सारी हैं, चलो एक एक करके लिखना चालू करते हैं। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या लिखोगे? इट इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव किसके पास होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के पास। एंड पॉजिटिव चार्ज किसके पास होते हैं? प्रोटॉन के पास। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ये तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो दोनों पॉइंट। चलो तीसरा पॉइंट, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB, कूलम। सी से अपन डिनोट करते हैं कूलम चार्ज को। तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास मैग्नीट्यूड में बराबर चार्ज होते हैं, बस डायरेक्ट साइन का अलग है, एक के पास नेगेटिव और एक के पास पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ये सब तो बेसिक चीजें आपको पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां से चालू नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो भी चालू होगा कूलम्स लॉ से। ये सब तो क्या पुराने यादें हैं, क्लास 6 7 8 9 10th में जो आप पढ़े हो पूरी। चलो नाउ, टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मेरे को पहले ये बताओ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? कोई भी एक जन, कृतिका, विनीत, दिव्या, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? के आसपास कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आसपास कुछ भी नहीं होगा, समझ लो। आइसोलेटेड मतलब इसके अंदर से ना तो चार्ज बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आइसोलेटेड है, एकदम अलग। ठीक है, अलग ही दुनिया में है कि भाई वहां से ना कुछ चीज बाहर आ सकती ना वहां पर कोई चीज जा सकती। ठीक है, तो इट इज नोन एज आइसोलेटेड। अपन आइसोलेटेड अभी थर्मल में भी तो पढ़े थे ना कि आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई हीट अंदर नहीं जा सकती, कोई हीट बाहर नहीं आ सकती। याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके अंदर का चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। मतलब जितना चार्ज पहले उतना ही चार्ज बाद में। तो उसी के ऊपर एक एग्जांपल है, मेरे को एक्स की वैल्यू बताओ। ये सेम सिस्टम है, ये सेम सिस्टम है, ठीक है,
आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें पहले ही ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स थे, एक में 1 कूलम चार्ज था, एक में -4 कूलम चार्ज था, एक में 7 कूलम चार्ज था। अब वही आपस में ऑब्जेक्ट्स में चार्ज रीअरेंज हुआ, तो एक में -4 है, एक में -3 है, तो इस x की वैल्यू बताओ कितनी होगी जल्दी से। ये क्लास 10th के बच्चे लोग करते हैं। टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा। और अभी एक प्रॉपर्टी दिव्या ने भी बताई थी कि इट इज एडिटिव इन नेचर, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो उनको, अलजेब्रिक सम कर सकते हो उनका। तो x की वैल्यू बताने का कष्ट करें मुझे। सर 5 पॉजिटिव में। 5 पॉजिटिव में, चलो देखते हैं। व्हाट अबाउट दिव्या, कृतिका? इतना सिंपल क्वेश्चन है। कितना बोल रहे हो कृतिका? अरे भैया ये वाला 1 कूलम है प्लस 1 कूलम, ये वाला +7 कूलम, ये वाला -4 कूलम, ये -4 है ना, इसको 9 मत समझना, -4 कूलम है वो। 11 आंसर आ रहा है, चलो ठीक है कृतिका। और बाकी बताओ। दिव्या आपका आंसर क्या आ रहा है दिव्या? 11, चलो गुड। तो देखो 1, इसमें टोटल चार्ज कितने हैं, इस पूरे में कितने चार्ज हैं? 1 -4 +7, अलजेब्रिक सम करोगे सबका तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है क्या? 4 कूलम। तो इस पूरे सिस्टम में 4 कूलम चार्ज है, तो बाद में भी उतने ही होने चाहिए, -4 -3 + x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 + 4 + 3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 11 कूलम। ठीक है, इजी था। यस सर। चलो नाउ नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो हो सकता है वो हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उससे कम नहीं हो सकता। मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन का, 1/4 इलेक्ट्रॉन का, √3 इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आ रही है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नहीं हो सकता। मतलब ये देखो इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है, मुझे तोड़ के दिखाओ। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपन और नहीं तोड़ सकते। ऑल्दो आप बोलोगे सर क्वांटम फिजिक्स में अपन को श्रेष्ठ सर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को और तोड़ सकते हैं, क्वार्क्स वगैरह उन्होंने बोला था, अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स, है कि नहीं? तो वो अपन उसको क्वांटाइजेशन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो जो बनते हैं ना वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए वो बनते हैं। इसलिए अपन क्या मानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर स्टेबल चार्ज हो सकता है तो मिनिमम टू मिनिमम टू मिनिमम कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है क्या? उससे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता। तो अब बताओ अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितना चार्ज हो सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, 1 0 1 1 4 3 1 9 2 6 1 इलेक्ट्रॉन का, कुछ भी। बट डेसिमल में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। व्हाट इज ई? is charge of 1 electron. What is E? Is charge of 1 electron. ठीक है? And what is Q? Total charge on object. ठीक है? And what is N? N is your integer. Clear? क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। मतलब Q इज इक्वल टू एन ई। एन डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। चलो तो आपके सामने एक सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये सब आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी कर रहा हूं, अभी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू नहीं हुआ है। सर ये तो 6.25 into 10⁻⁹ हाँ वही जो आप लोग याद करते हो क्लास 10th में। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। और हाँ, मैं जितने भी क्वेश्चंस दूंगा उसमें आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी आप मॉड्यूल में क्वेश्चंस करोगे उसके लिए आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। घर में आप जो भी करोगे याद रखना, किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कर रहे हो आप क्वेश्चंस, कहीं से भी किसी भी बुक से कर रहे हो, वहां पर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, एससी वर्मा छोड़ के। ठीक है, और यहां पर क्लास में आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो घर में ही होगी, टाइम हो जब। चलो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है कितने के लिए, 1 कूलम चार्ज के लिए, टोटल चार्ज इज 1 कूलम, क्यू इज योर 1, एन बताना है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो एन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 अपॉन, या वैसे बोल सकते हो 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻18, तो 10 अपॉन 1.6 करो, देखो कितना आएगा, 10 अपॉन 1.6 करो, 6.25 आएगा ना, तो 6.25 इंटू 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक कूलम बनेगा। सोचो 10⁻18 कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक कूलम चार्ज बनेगा, एक कूलम। तो एक कूलम बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसीलिए अपन कई बार छोटी क्वांटिटी यूज करते हैं, क्या, माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है क्या। आपको कई बार कई जगह जनरली दिया रहेगा माइक्रोकूलम, माइक्रो 1 म्यूसी मतलब 10⁻⁻6 कूलम, क्लियर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी बची है भैया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज आर स्केलर क्वांटिटी, दे आर एडिटिव इन नेचर, नेट चार्जेस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ये बता दिया मैंने आपको। यस, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना बहुत जरूरी है, ओके। चलो 7th वाले पॉइंट का कोई मतलब बताओ मेरे को, चार्ज आर रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, एनीवन। रिलेटिव क्वांटिटी एक बेसिस पे हमने किसी दूसरे को नेगेटिव चार्ज डिफाइन किया है। ना 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 ना, गलत राह पर जा रहे हो बालक, कोई और, कृतिका, दिव्या। मतलब ऐसा वो मास पे डिपेंड करता है और स्पीड पे नहीं। बिल्कुल, ना तो मास के ऊपर करता है ना तो स्पीड के ऊपर, बट रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट का मतलब बिल्कुल यही है, वेरी गुड दिव्या, कि वेलोसिटी के ऊपर चार्ज डिपेंड नहीं करेगा। मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जब ये रेस्ट पे है, तो अगर आप इसको लाइट की स्पीड से भी चला दोगे तब भी इसके अंदर चार्ज उतना ही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो आपका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आई क्या, जो चार्ज है किसी भी पार्टिकल का वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्लियर। चलो नाउ, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, मतलब बिना मास के, अगर मान लो किसी कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर कोई मास नहीं है तो इस पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा कर सकते हैं ना अपन कि भैया ये मास है और इसमें नेट कोई चार्ज नहीं है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, बट ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसमें मास जीरो हो और चार्ज प्रेजेंट हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। Yes, sir. चलो, क्या बोल रहे हो, कोई डाउट किसी को। No, sir. नो, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, लिखते जाओ। चलो नेक्स्ट, When charge is at rest, it produce only electric field। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, बट अगर एक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, बट साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाता है। और जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, याद रहेगा ये। अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। बोलो विनीत, क्या बोल रहे थे। Yes, sir, बोल रहा था। चलो ठीक है, नाउ मास इज वेरिएंट, मतलब मास जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, ये बात पता है कि नहीं किसी को, पता है ना सबको। Sir. जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। व्हाट इज एम नॉट, रेस्ट मास। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये रेस्ट पे है तो जो इसका मास है वो अपन ने बोला एम नॉट। अब अगर आप इसको वेलोसिटी दे दोगे बहुत ज्यादा तो इसका मास चेंज होगा, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। Yes, sir, डेमो क्लास में बताया था।
डेमो क्लास में बताया था मैंने, चलो गुड। तो m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के ऊपर आपका मास चेंज होता है ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन अपन डे टू डे लाइफ में मास का चेंज क्यों नहीं लेते? क्योंकि देखो स्पीड ऑफ लाइट के सामने v क्या है, बहुत छोटा है। खुद सोचो, स्पीड ऑफ लाइट के सामने v कुछ भी नहीं है, तो ये टर्म नेगलेक्ट हो गया। अगर ये टर्म नेगलेक्ट हो गया तो m इज इक्वल टू एम नॉट हो गया। तो डे टू डे लाइफ में अपन जब भी किसी ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड से भी, ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड भी से भी किसी भी स्पीड से अगर आप चला रहे हो तो वो स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक कुछ भी नहीं है, इसलिए अपन मास का चेंज नहीं लेते। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करा दो तो उसका मास चेंज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो 10 प्रॉपर्टीज हो गई। 11वां बात अपन को चार्ज के बारे में। ऑब्जेक्ट इज चार्ज मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं बोल रहा हूं चार्ज है, इसका मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग नंबर में है, अनबैलेंस्ड में है, अनइक्वल नंबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग नंबर पे हैं, अनइक्वल हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसका मतलब कि वो नेगेटिवली चार्ज, अगर क्या बोलते हैं प्रोटॉन ज्यादा है इसका मतलब कि वो पॉजिटिवली चार्ज, और अगर वो दोनों बराबर इसका मतलब न्यूट्रल। क्लियर? हाँ बोलो। सर वो जो लास्ट पॉइंट पढ़े सर उसको इफेक्ट बोलते हैं क्या? किसको? के नाम से लास्ट पॉइंट पढ़े। नहीं, आइडिया नहीं, कुछ नाम होगा तो उसका, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्या चीज? क्वांटाइजेशन ये बताया तो मैंने, क्वांटाइजेशन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइजेशन है चार्ज का, मतलब कि इससे ज्यादा और छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता। मतलब मिनिमम टू मिनिमम अगर कोई चार्ज कहीं पर प्रेजेंट हो सकता है तो वो 1 कूलम हो सकता है। हाफ कूलम, 1/4 कूलम, सॉरी हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1/4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप कभी नहीं सुनोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कभी भी आप ये नहीं सुनोगे 1.6/2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा या 2 इलेक्ट्रॉन का या 3 इलेक्ट्रॉन का एंड सो ऑन। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस चलो नेक्स्ट। सारे के सारे प्रॉपर्टीज हो गए। चलो लिख लिया आपने, 11 की 11 प्रॉपर्टीज लिख ली क्या सबने? कृतिका, दिव्या सर मैं लिखती हूँ। लिख रहे हो? दिखाओगे? कौन सा पेज दिखाना है बताओ। सर इससे पहले वाला हम्म, सर हाँ सर इलेक्ट्रिक चार्जेस भी तो रिलेटिव क्वांटिटी क्या चीज? है। नहीं, प्रॉपर्टी है वो तो, रिलेटिव क्वांटिटी कैसे बोलोगे आप? तो मतलब जैसे क्वेश्चन जैसे बोल सकते हैं के लिए रेस्ट हो सकता है किसी के लिए वेलोसिटी वैसे ही। नहीं, तो वो तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है चार्ज। अपन ने वही तो बात किया। एक ऑब्जेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वो तो फिक्स्ड है, वो रिलेटिव नहीं है किसी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन का अगर आप कुछ और मान लोगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ और हो जाएगा। भैया जो है वो है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतना है चार्ज और प्रोटॉन के पास इतना है चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो लिख लिया सब। नाउ नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, आई थिंक सम नेचुरल फिनोमिना में। 3 तरीके से चार्ज किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। याद आ रहा है क्या? क्लास 6 की बातें याद आ रही हैं? 6 नहीं, 7th क्लास में था शायद चार्जिंग। सम नेचुरल फिनोमिना क्लास 7th में था ना? चलो
तो बाई फ्रिक्शन मतलब भैया जब रब कर रहे हो, आप अपने दोनों हाथों को रब कर रहे हो, तो उस समय कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएंगे, दोनों हाथ आपके चार्ज हो जाएंगे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिवली चार्ज। यस देखो जैसे आप जब इन दोनों को, इसको और एक रॉड को, इन दोनों को जब आप रब कर रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे के पूरे इसके अंदर चल जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है रॉड। यस जब भी आप कंघी करते हो तो आपके बाल पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और जो कॉम्ब है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यस इसका मतलब क्या, हेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और जो कॉम्ब है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, हेयर से कॉम्ब में गए कि कॉम्ब से हेयर में आए? कौन से है? सोच के बोलो। नहीं, हेयर से कौन? हेयर से कॉम्ब, क्योंकि हेयर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसलिए तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और कॉम्ब में आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो ये अपना मेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपका पूरा एक एक चीज कंपाइल किया इसमें। तो वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग इज फ्रिक्शन। जब भी आप रब करते हो किसी भी दो चीज को तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर खेलते कूदते इधर से उधर चल जाते हैं, तो अपन बोलते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्शन। कंडक्शन मतलब बाई टचिंग, बाई फिजिकल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है ये। मतलब जब एक कोई कंडक्टर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, किसी दूसरे कंडक्टर को टच कर रहा है, तो एक के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं या जो भी चार्ज है वो दूसरे के पास चला जाता है। देखो टच होने के कारण, देखो यहां पर अगर आप देख पा रहे होगे तो ये जो रॉड है ये आके इसको टच कर रही है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नेगेटिवली चार्ज था, आप जैसे जाके उसको टच किए तो उसमें भी पूरे नेगेटिव चार्ज हो गए। यस तो आपका ये क्या हो गया, आपका कंडक्शन। कंडक्शन मतलब जब एक टच के कारण, एक कांटेक्ट के कारण चार्ज फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। नाउ इंडक्शन, इंडक्शन में क्या हो रहा है, चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं। इंड्यूस हो रहे हैं मतलब, और ये कब होता है याद रखना, इंडक्शन कब होगा, सिर्फ कंडक्टर में होगा, ठीक है, इंसुलेटर में नहीं होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ देखो जैसे अब क्या है, अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर इसको क्यों बोल रहे हो? जवाब दो मेरे को, कृतिका, विनीत एंड दिव्या, तीनों मेरे को जवाब दो कि किसी भी चीज को आप कंडक्टर कब बोल रहे हो? क्योंकि चार्जेस इजी होते हैं। हाँ मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर क्यों? क्योंकि भैया इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब, या फ्री चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री चार्ज कैरियर्स बोलो, चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो वो चार्ज को कैरी कर रहे हैं, इसलिए उनको चार्ज कैरियर बोला जाता है। तो कंडक्टर, इनके पास फ्री चार्ज है। फ्री चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स्ड है हर जगह, वो मूव नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एकदम नेगेटिव चार्ज वाला रॉड ले आऊं, तो अभी बताओ, आपने एक प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यस और नो? तो क्या होगा देखो, जब आपने ये नेगेटिव चार्ज यहां पर लाया तो यहां पर के जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो तुरंत दूर चल जाएंगे। रिपेल हो रहे हैं ना वो? रिपेल हो रहे हैं, तो सारे नेगेटिव चार्जेस यहां पर आ जाएंगे। अगर आप देखोगे सारे नेगेटिव चार्जेस यहां पर जमा हो जाएंगे। यस क्योंकि उनके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह चले गए और खाली यहां पर पॉजिटिव बच जाएंगे। तो ऑन एंड इफेक्टिव अगर मैं अंदर का डायग्राम बनाऊं तो ऑन एंड इफेक्टिव अंदर का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा पूरा मीडिया। कोई बात नहीं, देखो ऑन एंड इफेक्टिव बताऊं तो ऐसा बन जाएगा, पॉजिटिव 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 यहां इंड्यूस हो गए, नेगेटिव 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 यहां पर इंड्यूस हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव उसी के अंदर के थे, बस इंड्यूस हो गए, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। अब आपको इसको पूरे को पॉजिटिव चार्ज बनाना है, क्या करो, अर्थिंग कर दो, धरती माता से कनेक्ट कर दो। धरती माता क्या करती है, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, धरती माता का पोटेंशियल जीरो मानते हैं। पोटेंशियल जब मैं पढ़ूंगा तब आपको ये चीज और क्लियर होगी। तो धरती माता जितना भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ले लेती है, या चाहिए होता है किसी को तो दे देती है, ठीक है क्या? तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे धरती माता के पास। उसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को भी हटा दो तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो बाद में, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पहले कैसा था, न्यूट्रल, अब कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से आए,
इसके अंदर चार्ज कहां से आया? इंडक्शन के कारण। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंड्यूस हुए चार्ज, उसी के अंदर से इंड्यूस हुए। ठीक है, एक बार इंडक्शन वाला फिर से एक्सप्लेन कर। देखो इंडक्शन में अपन ने 4 प्रोसेस किए। क्या प्रोसेस किए देखना। सबसे पहले ये न्यूट्रल कंडक्टर था। न्यूट्रल कंडक्टर मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। हाँ सर। कोई चार्ज नहीं था। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने एक रॉड लेके आई, कोई भी एक चार्ज की, या तो नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आपने नेगेटिव चार्ज की रॉड लाई तो इसके में यहां पर पूरे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएंगे, यहां पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएंगे। यस। हाँ सर। फिर आपने क्या किया? फिर आपने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग कर दिया तो क्या हो गया? ये जो नेगेटिव वाले चार्ज हैं वो धरती माता में चल जाएंगे। रिपल्शन फोर्स लग रहा है ना, तो दूर जाना चाहते हैं जितना दूर हो सके, तो पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे। फिर आपने ये भी हटा दिया, थर्ड स्टेप, दोनों हटा दिया, अर्थिंग भी हटा दी और ये भी हटा दिया। अर्थिंग लगाने से नेगेटिव चार्ज पूरे धरती माता में चले गए, ये नेगेटिव चार्ज पूरे धरती माता में चले गए। तो अब ऑब्जेक्ट में क्या बच गया? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। पहला कैसे था ये ऑब्जेक्ट? न्यूट्रल। अब कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो किस मेथड से हुआ? इंडक्शन मेथड से। कोई डायरेक्ट आपने नेगेटिव चार्ज लाके पॉजिटिव चार्ज लाके उसके ऊपर तो नहीं डाल दिया, कॉन्टैक्ट, जैसे सेकंड वाले में कॉन्टैक्ट के थ्रू जा रहे थे, और यहां पर कैसे है? इंड्यूस होके आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चमका क्या कृतिका? बोलो विनीत। सर इंड्यूस का मतलब उसमें चार्जेस थे, बस वही उभर के वापस आए, कोई और चार्ज नहीं आया ना उसमें? नहीं, अगर आप देखोगे तो आए नहीं, गए। इलेक्ट्रॉन्स गए, कहां गए? धरती माता में। नेट नेट अगर एक ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज आपको करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको चार्ज ऑब्जेक्ट बनाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन तो या तो देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। अब वो तरीका क्या है? रबिंग से दे रहे हो तो फ्रिक्शन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से दे रहे हो तो कंडक्शन, और किसी और चार्ज के कारण इंड्यूस करा के दे रहे हो तो इंडक्शन। आखिर यहां पर भी जब आपने धरती माता से कनेक्ट किया तो धरती माता में इलेक्ट्रॉन गए ना, गए कि नहीं? बट यहां पर वो किस कारण से गए? इंडक्शन के कारण। इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, लेकिन इसके वजह से यहां पर फोर्स लगा, उसके कारण ही अंदर चार्ज, जो अंदर ही के चार्ज थे वो इंड्यूस हो गए और फिर वो चार्ज उधर गए। तो तीनों में देखो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे कंडक्शन हो, चाहे इंडक्शन हो, तीनों में चार्जेस इधर से उधर जा रहे हैं, बस तरीका अलग अलग है। उस तरीके को अपन ने बोला फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। क्लियर? अब यस सर। चलो फटाफट। A positively charged body A attracts another body B, then B body may be positively charged, negatively charged, zero या कांट से। पॉजिटिव ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, बी जो है उसका अता पता नहीं वो कौन सा चार्ज है, तो बी क्या होगा? और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, तो बी का चार्ज क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या यू कैन नॉट से। सर या तो न्यूट्रल होगा या तो नेगेटिव होगा। वेरी गुड। तो जीरो मतलब न्यूट्रल है क्या? हाँ, जीरो मतलब न्यूट्रल, नेट चार्ज जीरो मतलब न्यूट्रल। देखो क्यों? एक तो आपको मालूम है भैया कि अगर ये नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अरे भैया अगर ये न्यूट्रल होगा तब भी फोर्स लग सकता है इंडक्शन की वजह से। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएंगे, पूरे इंड्यूस हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज वहां चल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पूरे इनके बीच में रिपल्शन। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर है, तो रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो नेट नेट दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तब भी, याद रखना। ठीक है, ये बात चमकी क्या? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तब भी वो अट्रैक्ट हो सकता है। कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? इंडक्शन के कारण। जैसे अगर आप एक कॉम्ब को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके आओगे तो कागज का टुकड़ा खिंचा जाता है, क्यों? वो न्यूट्रल है फिर भी खिंचा गया, किसके कारण? इंडक्शन के कारण। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट। ए बी सी डी ई 5 बॉल हैं, जिसमें बताया गया ए बॉल सी को रिपेल कर रहा है, डी बॉल बी को अट्रैक्ट कर रहा है, और डी का ई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, और एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ए और ई दोनों को अट्रैक्ट कर सकती है। तो बताओ सब में चार्जेस क्या होंगे? ए बी सी डी में, ए बी सी डी ई। ए में पॉजिटिव नेगेटिव, बी में पॉजिटिव नेगेटिव, सी में पॉजिटिव नेगेटिव, डी और ई में। ऐसे ही आपको बताना है सब में पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो।
करो बताना है ना, क्या तो न्यूट्रल ऑप्शन नहीं है ना। न्यूट्रल भी है ना, मतलब जीरो मतलब न्यूट्रल। अरे भैया चार्ज, नेट चार्ज अगर आप किसी चीज में जीरो बोल रहे हो इसका मतलब न्यूट्रल। ओके जल्दी जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन से पहले क्लियर हो जाएगा एक चीज, पहले ऑप्शन में तो क्लियर नहीं ए होगा। और ए और सी नेगेटिव कैसे भैया, ये बताओ मेरे को। एक ए नेगेटिव, और ई पॉजिटिव। पहले मेरे को ये बताओ, थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ो, थर्ड एक्सपेरिमेंट देखो, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। एक नेगेटिव रॉड ए और ई को अट्रैक्ट कर रही है, नेगेटिवली चार्ज रॉड ए और ई को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ए और ई या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना। न्यूट्रल या पॉजिटिव। तो मेरे को आंसर बता दो, जिसका हो जाए, पांचों आ जाए जो बता सके, प्लस जीरो जीरो प्लस माइनस ऐसे करके बता पाए, वो मेरे को बताओ जिसका आंसर आ गया। दिव्या, कृतिका, विनीत। अरे बताओ भैया, इतना टाइम नहीं यस लगाने सर। का। चलो देखते हैं, बताऊं। ए और ई पॉजिटिव है, ये तो पक्का है। ए तो पॉजिटिव है, ये पक्का है, बस देखो, ए एंड सी रिपेल्स। चलो अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। ए और सी रिपेल कर रहे हैं, मतलब जो चार्ज ए में है वही चार्ज सी में होगा। यस सर। और एक बात याद रखना, अगर बताओ, अगर मैं बोलूं ये ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, दो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हैं? क्या आप श्योरली स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हैं? नहीं, क्योंकि एक अगर न्यूट्रल होगा, हाँ ये आप लिख के दे सकते हो कि दोनों में से एक तो चार्ज है, ये 100% ट्रू है, ये आप लिख के दे सकते हो कि दोनों में से एक ना एक को तो चार्ज होना पड़ेगा, ठीक है, अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो एक न्यूट्रल हो सकता है, तो आप नहीं बोल सकते कुछ। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सोचो, अगर मैं कह दूं कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तब तो श्योर है कि दोनों के पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब कि वो चार्ज हैं, दोनों के दोनों चार्ज हैं। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप रिपेल नहीं कर सकते, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हो, ये बात याद रहेगी। कृतिका, विनीत, यस दिव्या। सर। तो ए और सी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कि मतलब इसका मतलब वो दोनों के पास चार्ज हैं पक्का, वो दोनों न्यूट्रल नहीं हो सकते। और नेगेटिवली चार्ज रॉड ए को और ई को अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब ए के पास पॉजिटिव चार्ज, तो सी के पास भी पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? अब देखो, डी का ई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। कब होगा? जब वो दोनों के दोनों न्यूट्रल होंगे, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तभी ये एक दूसरे के ऊपर ना तो अट्रैक्शन ना रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी चार्ज हो गया, सोचो, दोनों में से एक भी चार्ज हो गया तो अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। इसका मतलब डी और ई दोनों में चार्ज जीरो, दोनों न्यूट्रल। क्लियर? बात समझी क्या? यस सर। यस। और डी जो है वो बी से अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब बी के पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ना कि ए रिटर्न तो बहुत नेगेटिव होगा ना। अच्छा, एन अट्रैक्ट्स बी, अच्छा ये भी दिया है क्या? अच्छा सॉरी, एन ए जो है वो सी को रिपेल कर रहा है और बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव, हाँ फिर फाइनल हो गया नेगेटिव, तो बी इज नेगेटिव, तो प्लस माइनस प्लस जीरो जीरो इज द आंसर। क्लियर? यस। चलो नाउ, कुलम्स लॉ, ये भैया ये जो महाशय यहां पर आपको दिख रहे हैं, इन्होंने कुलम्स लॉ दिया था, ठीक है, और चार्ज का आविष्कार 1740 में हुआ, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बातें बता रहा हूं मैं। 1740 में चार्ज के बारे में डिस्कवरी हुई, चार्ज की, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, चार्ज की। चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है क्या? विद्युत, सुने हो क्या? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक करंट,
नो सर। नहीं सुना है, चलो मतलब अब पता नहीं, मतलब सर आपके मुंह से सुना होगा कभी। हाँ देखो सुनो, उस समय बताया था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। चलो ठीक है, अच्छा चलो देखो अब यहाँ पर 1740 में इन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं विद्युत, स्पेलिंग मेरे को नहीं मालूम। और अपनी जो पुराण और ये सब है कथा, ये सब 4000 साल पुरानी है, ये पता है क्या आप लोगों को? पता है क्या? अपनी जितनी भी अपने हिंदू समाज में ये है वेद पुराण और ये कथा, ये सब 4000 से 5000 साल पुरानी है। और इसमें विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया गया है, विद्युत ऊर्जा के बारे में सब कुछ बताया। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? क्या? सर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी है क्या? हाँ, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज आवेश बोल रहा है। क्या? तो चार्ज को आवेश बोल रहा है। आवेश बोल रहे हैं, विद्युत भी बोलते हैं, विद्युत। ठीक है, तो सोचो ना 4000 साल पहले अपन को इस सब के बारे में पता था, विद्युत ऊर्जा एंड ऑल। बट ठीक है, अब अपन अपने आप को वैसे ही देखते हैं जैसे अंग्रेजों ने सिखा के गया। अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन उनकी क्या बोलते हैं पता है, मतलब उनके उससे अपन आजाद हो गए हैं, लेकिन उनकी मेंटेलिटी से आजाद नहीं हुए। आज भी अपन अपने आप को इंडिया में, अपन अपने आप को एज अ उन्हीं की नजर से देखते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, ऐसा ये वो। खैर चेंज होगा किसी दिन। नाउ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या बोलता है देखो, सिंपल, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ याद है क्या, क्लास 9th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ। क्या बोलता था उसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शनल था, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यस, फोर्स मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसलिए उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते थे। सेम वैसे ही यहां पर भी है, पूरा कहानी सेम। वहां पर क्या होता था, अगर दो मासेस हैं m1 m2, तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स होता था, सॉरी अट्रैक्शन फोर्स होता था सिर्फ g m1 m2 बाई r स्क्वायर। यस, सेम वैसे ही यहां पर कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो इनके बीच में या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। वो कैसे देखोगे? चार्जेस से। अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपल्शन, और अगर अलग अलग चार्जेस है तो अट्रैक्शन। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, वो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस पूरे इक्वालिटी साइन को, ये सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए अपन ने यहां पर एक कांस्टेंट यूज किया। क्या यूज किया? K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, सर के स्मॉल है के कैपिटल? K कैपिटल है। कूलम्स लॉ और कूलम इनवर्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मतलब जैसे ग्रेविटेशन लॉ है, लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा देखा गया भाई होता है तो होता है अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हर जगह। तो अपन ने उसको एज अ लॉ बना के बोला। वैसे ही अपन ने देखा चार्जेस के बीच में ऐसा हो रहा है तो हो रहा है भैया, ठीक है, तो अपन ने उसको एज अ लॉ बना के बोला। अब देखो कुछ कुछ बातें यहां पर मेरे को इससे पहले और करनी है। मैं आपको अच्छे से कूलम्स लॉ लिखाऊंगा नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट लेक्चर नहीं। देखो अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने देखा कुछ ऐसे चीजें हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहां से फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि भैया दो अलग अलग टाइप की चीजें हैं। तो उन्होंने एक को नामकरण किया था नेगेटिव और एक को पॉजिटिव। फिर अपन को पता चला था कि भैया अगर सेम सेम चीजें हैं तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, वो सेम सेम है तो रिपेल कर रही हैं, और अगर अलग अलग हैं तो अट्रैक्ट कर रही हैं। फिर क्या देखा गया कि इनका जो फोर्स है, देखो एक तो ये चीज ऑब्जर्व करी गई एक्सपेरिमेंट करके, और क्या ऑब्जर्व किया गया, देखो ये बात चमकी ना, ये तो मैं बता चुका हूं पहले ही आप लोगों को। यस, चलो अब इसके बाद और क्या देखा गया कि जब दो सेम मास के चीजें ली, सेम मास और सेम चार्ज, और दोनों को छोड़ा गया, तो दोनों की रफ्तार हमेशा बराबर थी, दोनों साइड। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर था, दोनों का मास बराबर, तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर। ये कब हो सकता है? बराबर, जब फोर्स बराबर हो। वेरी गुड विनीत। तो क्या देखा गया कि जब दो सेम मास के ऑब्जेक्ट को सेम चार्ज रखा हुआ था और उनको जब छोड़ा गया, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम।
दोनों का एक्सेलरेशन सेम, मतलब कि भैया जो इसमें फोर्स लग रहा वही इसमें फोर्स लग रहा, और मैग्नीट्यूड भी सेम, और डायरेक्शन अपोजिट, और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में लग रहा है। तो क्या आप इन दोनों फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हो? तो बोला गया कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो वो हमेशा पेयर में लगेगा। क्या बोला गया? कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो पेयर में लगेगा, और वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। इसका मतलब क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब हमेशा सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। जितना, अगर एक चार्ज फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे जितना फोर्स लगा रहा है, सेकंड चार्ज फर्स्ट में उतना ही फोर्स लगाएगा। सेकंड, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। यस, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तीसरा, एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में, सेम इंस्टेंट पे लगेंगे, सेम इंस्टेंट पे लगेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगेंगे। क्लियर? एक्शन रिएक्शन की पेयर के बारे में 4 बातें आपको बताया था ना, बहुत जरूरी है, याद रखना। कृतिका, विनीत, दिव्या, चलो। तो कूलम्स लॉ में अपन को ये पता चला, अपन ने जब एक्सपेरिमेंट्स किया, कि भैया हमेशा दो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है वो बराबर लग रहा है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट में जो भी फोर्स लग रहा है वो बराबर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एग्जैक्टली, और हमेशा लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस के बीच में लग रहा है। मतलब एक चार्ज ये है, मान लो अगर Q1, एक चार्ज ये है Q2, तो इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है हमेशा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें अपन ने देखी। फिर उसके बाद अपन ने एक लॉ बना के बता दिया। क्या बोला? अ लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है। तो अपन ने यहां से पढ़ा, क्या पढ़ा? कि जो फोर्स लगेगा, मान लो अगर ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड दैट इज इक्वल टू K, और मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा ये? फोर टू वन के की वैल्यू बता रहा हूं, चलो। के की वैल्यू के की वैल्यू हमेशा हर एक चार्ज पे डिपेंड करेगी कि हमेशा नहीं, सेम रहेगी। के की कांस्टेंट है वैक्यूम के लिए। किसी मीडियम में क्या होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी याद रखो वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम या फॉर स्पेस, फ्री स्पेस बोलते हैं कई बार। तो फ्री स्पेस के लिए जो के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹, बहुत इजी है याद करना। 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट बताओ, जल्दी से यूनिट बताओ। अरे देख के, फॉर्मूला देख के यूनिट बताओ ना। नहीं सर, एक सेकंड। फोर्स की यूनिट बताओ, फोर्स की यूनिट बताओ। न्यूटन। आर उधर चल जाएगा स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अरे ऐसे ही तो आता था उसका भी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ये याद आ रहा है क्या दिव्या, कृतिका? क्या बताना है? फॉर्मूला नहीं, ये के की वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। के की, अच्छा यूनिट बताऊं कैसे आया? देखो, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन। अभी आर स्क्वायर यहाँ पर डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा। तो आर मतलब रेडियस, रेडियस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 वहां नीचे चले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम, तो कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। चलो, और जो के होता है वैक्यूम के लिए वो होता है 1/4πε0। और एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी। दो चीजें पढ़ेंगे अपन पूरी, एक परमिटिविटी, एक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, और ये परमिटिविटी अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो ई नॉट क्या है आपकी? परमिटिविटी। दो बार टी आता है क्या? हाँ बोलो सर, इसका मतलब भी एक बार समझा दीजिएगा। हाँ मैं बता रहा हूं, देखो मेन मैं आपको बताऊं, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी दो चीजें हमेशा याद रखना।
ये बताती है कि किसी भी मीडियम में, ठीक है, जैसे आप बताऊं मैं आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यस, चाहे आप स्पेस में हो, चाहे अर्थ में हो, चाहे आप किसी भी प्लेनेट में हो, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा हूं, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि बीच में हवा है कि पानी है कि क्या है। यस और नो? बट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उस मीडियम में कितना इजीली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, या किसी मीडियम में कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, उसके लिए ये क्वांटिटी है परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मीडियम के लिए है। जैसे फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी है उसको अपन ई नॉट बोलते हैं, और किसी जनरल मीडियम के लिए होगी उसको सिर्फ ई बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परमिटिविटी, ई नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ बोलो। सर परमिटिविटी मीडियम के लिए है और परमिएबिलिटी सब्सटेंस के लिए। नहीं नहीं, दोनों मीडियम के लिए है, बट परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, बस ये अंतर है। परमिटिविटी क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है कि किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो कितना इजीली या फिर कितने मुश्किल से एग्जिस्ट कर सकती है किसी मीडियम में। और परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताता है, बस, और कोई अंतर नहीं है। डन? इसकी वैल्यू आप देख लो। नहीं, ये ई नॉट की वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि इट इज फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। ई नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। ई की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है, जिसमें से मैं आपको 3 चीज की याद करने बताऊंगा स्पेस की, जो आपको याद है, एक वाटर की और एक कंडक्टर की, ठीक है। 3 मैं आपको याद करने के लिए दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ नोट्स में है, मैंने सब कुछ, मैंने बोला ना, इतने जगह से मैंने आपके नोट्स निकाल के इसको कंपाइल किए हैं ना, क्योंकि मैं इसमें जो वर्क किया हूं इट्स फॉर लाइफ टाइम नाउ। तो मैंने इसलिए इसमें इतना, अभी 6 दिन से मैं आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन दिस नोट्स ओनली, इसलिए मैं अभी आपकी एसएचएम की क्लास भी उतनी रेगुलर नहीं ले पाया। ओके, तो पूरे इसमें आपको नोट्स में हर एक एक चीज मिलेगा, हर एक एक चीज, डोंट वरी। देखो, तो ई नॉट इज योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 8.84, एक्चुअल में 8.849 ऐसे कुछ कुछ है लंबा, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। 8.84 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, और यूनिट इसकी उल्टी हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सर रेडियन मीडियन नहीं आएगा ना? क्या चीज? रेडियन नहीं नहीं, कुछ नहीं आएगा, बस यही, ठीक है। ये यस सर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ई नॉट। हाँ बोलो। सर ये वैल्यूज को राउंड ऑफ करके भी यूज करते क्या? मतलब हाँ, मतलब ई नॉट की वैल्यू जनरली 8.85 आप यूज कर सकते हो, 8.84 यूज कर सकते हो, या 8.8 भी खाली यूज कर सकते हो। के की वैल्यू तो ऑलरेडी राउंड ऑफ ही है, 9 इंटू 10⁻⁹ नहीं तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कुछ होती है 8.988, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 ही है, देख लो। इसलिए नहीं, मैं ये बताता ही नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट 9 बताता हूँ, क्योंकि 100%, 99.99 भी नहीं बोलूंगा, 100% क्वेश्चन में जब के की वैल्यू यही यूज करनी है तो मैं क्यों आप लोगों को 8.99 वाली बताऊं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। 8.988 का मतलब भैया 9 ही है, वो 9 इंटू 10⁻⁹ 100% क्वेश्चन में यही वैल्यू पुट करनी है, तो इसलिए मैंने और कुछ बताया नहीं आपको। और ई नॉट की वैल्यू अगर याद नहीं भी होगी तो भैया 1/4 ई नॉट इक्वल टू के की वैल्यू तो मालूम है ना, 9 इंटू 10⁻⁹ वैसे हाँ, ई नॉट की वैल्यू भी याद रहेगी तो कई बार बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की बात, ठीक है, कृष्ण जी आए यहाँ पर ज्ञान की बात देने के लिए, दे देते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो भैया आपने अभी कूलम्स लॉ पढ़ा, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मुला नहीं लगा पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको फिर वहां पर उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान मान के इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मुला फिर आप नहीं लगा पाओगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण आप बोल सकते हो कि अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं Q1 एंड Q2, तो उनके बीच का जो फोर्स लगेगा दैट वन विल बी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। सर पॉइंट मतलब कैसे? पॉइंट मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है कि जैसे एक रॉड हो गई, रिंग हो गया, डिस्क हो गई, एक स्फीयर हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक डॉट है बस। डॉट है, एक डॉट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक डॉट, डॉट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए भी वैलिड है, लेकिन फिर एक तरीके से कि मतलब भाई तुम उसको तोड़ो, इंटीग्रेट करो, लगाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब लॉ है कूलम्स लॉ, तो इट इज वैलिड एवरीवेयर, बट आप ऐसा भी बोल सकते हो वी कैन यूज इट फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब डायरेक्ट जो फॉर्मूला है इट इज
वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्ज। ठीक है, भावनाएं समझ रहे हो? Yes, sir. चलो फिर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.84 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम की। ओके, एंड फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, और इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन इन अ लूप इज जीरो। देखो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यस लिख लेना बस, इंपॉर्टेंट ज्ञान को है, ज्ञान है ये, इसको लिख लेना प्रॉपर तरीके से। लास्ट बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो एग्जांपल्स में। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, याद करते आ रहे हो ना बचपन से? Yes, sir. तो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में एक लूप में मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट किए, अगर घुमा फिरा के किसी चार्ज को अगर आप वापस वहां ले आओ, तो नेट वर्क डन कितना होगा? जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी भी कोई भी कंजर्वेटिव, ये तो वर्क पावर एनर्जी में बताया था ना। Yes, sir. बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? दिव्या कृतिका चमक रहा है ना, बोलो। हाँ सर। चलो कुछ भी, हाँ बोलो। सर ये जो E नॉट है इसको और क्या बोलते हैं? ई नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, खाली ई लिखोगे तो नॉट, ई नॉट लग गया मतलब क्यों? वैक्यूम के लिए है। सर नहीं तो आप उसको कुछ एफएल साइलेंट ऐसे बोल रहे थे। एप्सिलॉन नॉट, Silent. एप्सिलॉन नॉट, अब भैया अब ऐसे ही बोलते हैं, एग्जैक्ट तो देखना पड़ेगा उसकी, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना उसका एग्जैक्ट स्पेलिंग और वो क्या है, ठीक है। चलो नाउ ये बात पता चल गई कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो नेट वर्क डन इन अ लूप विल बी जीरो, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये याद रखना, यहीं से अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो जल्दी से, आपके डोरेमोन ने आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर ईच ऑफ 1 कूलम इफ दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। बता दो जल्दी से। यू कैन यूज कैलकुलेटर, भाई साहब कैलकुलेटर यूज कर सकते हो क्लास में, नॉट फॉर मॉड्यूल, ठीक है, याद रखना। Sir, 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, दोनों चार्ज 1 1 के, Q1 Q2 दोनों 1 हो गया, R भी 1 हो गया, तो सीधे K आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मतलब 9 × 10⁻⁹ इज द आंसर, ठीक है। Sir, कुछ वैक्यूम के लिए है ना? हाँ अरे तो वैक्यूम और एयर का अपन अप्रोक्सीमेटली बराबर ले लेते हैं, ठीक है। अगर वाटर अगर कुछ दे दिया तो फिर अपन अलग करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। वाटर का वैसे दिया रहेगा, अगर और कोई मीडियम होगा ना तो आपको ई की वैल्यू दिया रहेगा, या तो ई की या ई आर की। ई आर क्या होता है मैं बताऊंगा, थैवस रखो, ये आगे आएगा, ठीक है। सारी चीज आएंगी टॉपिक वाइज प्रॉपर। तो यार फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सारी चीज 1 हो गई, तो के विच इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Yes. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, a particle of mass m carries a charge q1 is revolving around a fixed charge q2। एक कोई फिक्स्ड चार्ज है -q2, उसके चारों साइड रिवॉल्व कर रहा है ये भाई साहब, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड इट्स स्पीड ऑल्सो। इस पार्टिकल की रफ्तार v बतानी है, और क्या बताना है? टाइम पीरियड, एक चक्कर काटने का टाइम। क्या यूज आएगा? हिंट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। इसके अलावा सर्कुलर मोशन का कुछ यूज नहीं आएगा। क्या बात चमक रही है सबको? Yes, sir. चलो करो जल्दी से, मेरे को आंसर चाहिए, करो अटेम्प्ट करो एक बार जल्दी से। सर V तो डायरेक्ट कैंसिल करके आ जाएगा ना, वो F को इक्वेट करके। क्या बोल रहे हो? करो अटेम्प्ट करो, फिर मैं यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? क्या रस्सी बंधी हुई है क्या? नहीं,
इनके बीच में कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है? अरे भाई साहब, इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो इस m मास के ऊपर, इस q1 चार्ज के ऊपर कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है? ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको गोल घुमा रहा है? ये बताओ मेरे को। दिव्या, कृतिका, विनीत। So force between the charges. चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अंदर के। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भैया अर्थ के चारों साइड मून गोल घूम रहा है ना, सन के चारों साइड अर्थ गोल घूम रहा है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, mv²/r। चमका क्या? वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स के चारों साइड, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों साइड जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो किसके कारण घूम रहे हैं भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण घूम रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं मॉड्यूल में कई थोक कि भैया इलेक्ट्रॉन इस रेडियस में आर 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, प्रोटॉन का मास इतना, इलेक्ट्रॉन का मास इतना, बताओ कितनी वेलोसिटी, बताओ कितना टाइम पीरियड, सब चीज निकालना पड़ता है। और जब अपन पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब निकालोगे आप लोग, ठीक है? मैं आपको सिखाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब निकालना, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, सारी चीज के बारे में बात करेंगे अपन, तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे अपन। चलो अभी मेरे को आंसर बता दो, v और r की वैल्यू बता दो आप लोग मेरे को बस। Sir, V और time period बताना है ना? क्या बोल रहे हो? V और time period हाँ, बताना है। दो चीज, v और टाइम पीरियड बताना है आपको। Yes. फिर वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। बताऊं मैं? अटेम्प्ट हो जाएगा तो बताना, अपनी पूरी कसर निकाल लो, फिर मेरे को बताना, फिर मैं निकालूंगा। सर बी तो निकल टाइम, क्या बोल रहे हो? सर बी हो गया टाइम। अगर v हो गया तो टाइम पीरियड तो बहुत इजी है। टाइम पीरियड मतलब पूरा एक चक्कर काटना, एक चक्कर मतलब 2πr डिस्टेंस कवर करना, v स्पीड आ गई तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड इक्वल टू टाइम। v आ गया तो t आ गया, v आ गया तो मतलब हो गया। कृतिका, विनीत, एंड दिव्या, v निकल गया क्या आप लोगों का? कृतिका एंड दिव्या, हाँ बोलो। देखो दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? mv²/r, जो किसके बराबर है? k q1 q2 अपॉन r²। एक r ने एक r को मार दिया, तो v की वैल्यू क्या आ गई भैया? k q1 q2/mr का अंडर रूट। कितना इजी था? सर आ गया था। अब अगर v आ गया तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है एक चक्कर में? 2πr अपॉन वेलोसिटी अंडर रूट k q1 q2 अपॉन mr। खत्म। इजी था? कितना टाइम लगा रहे थे? चलो देखो, ये बहुत इजी है, ओरल क्वेश्चन है, पेन चलाने तक की जरूरत नहीं है। दो चार्ज, क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन देखो सुनो। दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, वो 2 kg और 4 kg के, उनको जैसे ही छोड़ा, दोनों को छोड़ा एक साथ,
तो जो 4 kg वाला है उसका थोड़ी देर बाद देखा गया 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार हो गई। तो बताओ 2 kg वाले की रफ्तार कितनी होगी उसी इंस्टेंट में जब Q2 की 10 मीटर पर सेकंड है? 5 मीटर पर सेकंड। 5? सेम होगा हाँ, सर, सेम होगा। क्यों सेम होगा भैया? 5 मीटर पर सेकंड। क्या चीज? सर मास पे थोड़ी डिपेंड करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर अभी तो पढ़े थे क्या वो वाला एफ में जब हम लोग निकाल रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों में फोर्स सेम होगा और अगर मास सेम होगा तब एक्सेलरेशन सेम होगा। भाई साहब अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक दूसरे पे फोर्स बराबर लगाएंगे लेकिन एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगा हमेशा। खुद सोचो, सर तो 5 धरती माता और ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को जब आप धरती माता में छोड़ते हो तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ही एक्सेलरेट करता है, धरती माता थोड़ी एक्सेलरेट करती है। फोर्स तो बराबर लग रहा है दोनों पे। जितना ऑब्जेक्ट इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है धरती माता, उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट भी धरती माता पे लगा रहा है। लेकिन धरती माता एक्सेलरेट थोड़ी करती है, वो तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करके उसके तरफ जा रही है। तो एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीधे सीधे मोमेंटम कंजर्व करो ना। क्या इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? जो है इंटरनल फोर्स लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो फाइनल मोमेंटम 0 कैसे? 4 10 40 इज इक्वल टू 2 इंटू वी इज 2v। तो v की वैल्यू 20। ओरल क्वेश्चन था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, अगर किसी सिस्टम में आपके कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो अपन क्या बोलते हैं कि इसके अंदर का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, dp इक्वल टू 0। यस सर। तो मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। यस और नो? हाँ सर। इनिशियल मोमेंटम आपने रिलीज किया, मतलब ये भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम कितना है Q2 चार्ज का? 4 मास इंटू वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी। तो 4 10 40, इसको पॉजिटिव माना तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। माइनस 2v, मतलब मास 2 वेलोसिटी v। तो v की वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक है, बनना चाहिए था दिव्या आपको ये, आपका पढ़ा हुआ है चैप्टर। चलो कृतिका विनीत चमका ये। चलो इजी इजी क्वेश्चंस हैं। अगेन कृष्ण जी आ गए ज्ञान की बात देने के लिए। क्या बात है, क्या ज्ञान दे रहे हैं देखते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब भाई साहब, अगर ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फोर्स से, F फोर्स है, तो इनके बीच का जो ये फोर्स है, इनके बीच का जो ये प्यार है वो बदलेगा नहीं अगर कोई तीसरा भी आ गया इनकी जिंदगी में। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई थर्ड चार्ज आ भी गया तो वो इसको फोर्स लगाएगा, वो इसको फोर्स लगाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएगा। किसी दो फोर्सेस के बीच का, किसी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो किसी तीसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, या किसी तीसरे के आने से वो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बात चमकी क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात है। ठीक है, सर देखो रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से। क्या बोला जा रहा है कि मान लो ये दो चार्जेस थे Q1 और Q2, ठीक है, हाँ सर। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे या रिपेल कर रहे थे कुछ भी फोर्स से F। तो एक बात बताओ कि अगर मैं कोई और तीसरा चार्ज ले आऊं Q3, तो इनके बीच का जो फोर्स है क्या ये चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इन चार्जेस के ऊपर और इनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर। तो वो तो कुछ चेंज हुआ नहीं, मीडियम चेंज हुआ नहीं। अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्यों चेंज होगा? तो किसी भी तीसरे फोर्स के आ जाने से इन दोनों के बीच के फोर्स में कोई अंतर नहीं आएगा। चमक गया क्या? यस सर। चलो अगेन एक और ज्ञान की बात जो मैं आपको बता चुका हूं, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, सेम इंस्टेंट एंड डिफरेंट बॉडीज। नोट्स बनाते जाना, जितने अच्छे नोट्स होंगे, मतलब सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं नोट्स के, ठीक है, सब चीज बस लिखी हुई होनी चाहिए।
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ बोलो। Sir, what are action reaction? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे तो अपन ने बताया था ना एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है। जो भी फोर्स ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे उन फोर्सेस को अपन एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे हमेशा। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ का रिजल्ट था ये, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसी को अपन एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते थे। न्यूटन थर्ड लॉ याद आ रहा है, 9th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, हाँ sir. तो उसी का रिजल्ट है ये, ठीक है। देयर एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब कोई भी अगर दो पेयर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, सेम इंस्टेंट में लग रहे हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, अलग अलग डिफरेंट बॉडीज में लग रहे हैं, तो आप उनको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है क्या? Yes, sir. चलो, अब वैसे तो एक और बात आती है लेकिन जनरली लिखते नहीं है, सेम नेचर के होने चाहिए। चलो छोड़ो उसको, अभी इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, डोरेमोन ने क्वेश्चन लाया है और वो देख रहे हैं कि आप कैसे सॉल्व करते हो। मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर इज। मेरे को पूरी वैल्यू चाहिए, आप लोग कैलकुलेट करके मेरे को पूरी वैल्यू बताओ। कैलकुलेटर इज अलाउड भाई साहब, कैलकुलेटर अलाउड है। नारे नारे तारे नारो तारे नारे नारो। जल्दी करो। मिनिमम फोर्स किसी दो चार्जेस के बीच में, उनके बीच का सेपरेशन फिक्स्ड है, के फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड नहीं है चार्ज, तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? ऐसे सोचो ना, थोड़ा सीआईडी वाला दिमाग लगाओ, दया ऐसे हाथ घुमाओ तो फिर थोड़ा चमकेगा। चमक रहा है क्या? Sir, बोलो। sir, 1.6 का स्क्वायर into 10 raised to the power minus 38 into k. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चमक गया विनीत को। व्हाट अबाउट विनीत, दिव्या एंड कृतिका? ऐसे दिमाग लगाओ ना। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है भैया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के फिक्स्ड, सेपरेशन 1 मीटर मतलब आर फिक्स्ड, तो फोर्स कम कब होगा? जब Q1 और Q2 सबसे कम हो। तो फोर्स मिनिमम कब होगा? जब Q1 और Q2 मिनिमम हो। मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्जेस क्वांटाइज्ड में बताया था ना, तो आंसर इज के ई स्क्वायर, खत्म। आर तो 1, आंसर इज के ई स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू 10⁻⁹ भाई साहब अब मेरे से मेहनत करा रहे हो, मजदूरी करा रहे हो। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 9 ने यहां से 9 को मार दिया तो 10⁻⁻10 बचा, तो 10⁻29 29 हो गया। और 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 जल्दी से करके बता दो भैया कितना आ रहा है? 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, द आंसर इज 23.04 इंटू 10⁻⁻। मिनिमम इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। चमक गया Yes, sir. प्रभु? Sir, हाँ बोलो। the minimum force possible between two charges placed, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का होगा। नहीं, किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा ना। किसी एक चार्ज खाली ये रखा है तो उसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? तो हम लोग हमेशा दो चार्ज की बात करते हैं, Q1 और Q2। तो अगर फोर्स को मिनिमम होना है तो Q1 को भी मिनिमम होना है, Q2 को भी मिनिमम होना है। मतलब इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसीलिए तो ई स्क्वायर किया ना अपन ने, ओ हाँ ई इंटू ई स्क्वायर किया, इसलिए तो 1.6 इंटू 1.6 दो बार लिखा, 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 दो बार लिखा। चलो नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कृपया गलती ना करें। फाइंड फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर टू। किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स बताओ बाकी बचे हुए दोनों चार्ज के द्वारा। चमक गया क्वेश्चन? आया ना, बोल दो यार कुछ। Yes, sir. हाँ चलो Sir, बोलो। sir, k q square by a square. के Square by a square.
तो वो तो किसी एक चार्ज की वजह से हुआ ना, मैं नेट फोर्स बोल रहा हूं, नेट फोर्स, किसी एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स बताओ दोनों के मिला करके, तो वेक्टर आएगा, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर का रिजल्टेंट, याद आ रहा है क्या? वेक्टर पढ़ाया था ना बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में, उसको अप्लाई करो भाई साहब यहां पर। इस चार्ज के कारण कहां फोर्स होगा? ये चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, ये बताओ पहले तो मेरे को। कृतिका, विनीत एंड दिव्या रिपेल करेंगे, तो ये भाई साहब इस भाई साहब पे फोर्स यहां पर लगाएंगे। यस। हाँ सर। और ये भाई साहब इस भाई साहब पे फोर्स यहां पर लगाएंगे। हाँ सर। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। तो अगर ये एक फोर्स कितना है अभी आपने बताया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सेम वैसे ही मेरा क्यू और ए एक जैसा दिख रहा है। मेरे को अभी क्लास 1-2 में जाके वापस अपनी हैंडराइटिंग सुधारने की जरूरत है। और ये भी हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये एक फोर्स, ये एक फोर्स, उनके बीच में एंगल 60 डिग्री। तो नेट रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? नेट रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद आ रहा है क्या? हाँ सर। तो अंडर रूट इस पूरे को मान लो अगर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 नहीं 1/2 सॉरी 1/2 कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है। 1/2 तो 1/2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3x। एक्स की वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। चमक गया? चमक गया? इतना सजा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि इसको याद करना है, वो तो मेरा टाइम पास करने का मन कर रहा है। चलो नेक्स्ट। हाँ देखो, फाइंड, सेम सवाल फिर से, नहीं करो, मतलब करो। चलो, चार चार्जेस हैं, क्यू 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 क्यू, एक स्क्वायर में के एंड वर्टाइसिस में है। आपको बोला है किसी एक पे फोर्स लगा लो बाकी के कारण। यहां तो बहुत इजी है, 90 डिग्री बन रहा है, वेक्टर का एडिशन भी नहीं लगाना। बता दो, जल्दी करो, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी 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 करो। सर एक के ऊपर अलग तीनों का फोर्स ना। हाँ, किसी एक के ऊपर बाकी तीनों का जो फोर्स लग रहा है वो आपको बताना है। चलो, क्लास में मजा आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, पहले तो ये बताओ। हाँ सर। कृतिका, सर मुझे हाँ बोलो दिव्या। डायगोनल्स पे वो कैसा फोर्स लगाएंगे? एग्जैक्टली लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के लॉन्ग लगाते हैं। तो ये कहां लगाएगा भाई साहब? ये यहां से ऐसे लगाएगा ना, बीचों बीच 45 डिग्री पे। हमेशा कोई दो चार्ज, अरे लिखवाया था ना ज्ञान की बात, आप लोग कृष्ण जी की बात ध्यान से नहीं सुने। कृष्ण जी बुरा मान जाएंगे। क्या बोले थे देखो, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। दो चार्जेस को जब ज्वाइन करते हो उसी लाइन के अलोंग लगता है फोर्स। कृष्ण जी की बातें याद रखो एकदम, ठीक है? तो नैया पार हो जाएगी, बड़ा से बड़ा महाभारत जीत जाओगे, ठीक है? हाँ बोलो विनीत। सर क्वेश्चन क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही तो है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, अभी आया है। नहीं यही था। चलो करो। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वही जो पिछला आंसर था वैसे ही आएगा। वैसा ही आएगा क्या? अंडर रूट 3 वैसा ही आएगा, लेकिन सामने का क्वांटिटी अलग रहेगा, रूट 3 की जगह कुछ और रहेगा। सर वही निकाल रहा हूँ। वही निकालो। कृतिका, देव्या, विनीत, तीनों निकालो। अब अपनी स्पीड भी बढ़ाओ यार, कितना टाइम हो गया पढ़ते आप लोगों को, स्पीड बढ़नी चाहिए। और विनीत, आप लोगों को भी मेरे ख्याल से 3-4 महीना तो हो गया अब आईटीजेई का पढ़ते हुए। कितना महीना हो गया? जनवरी से जनवरी। 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया, वाह। और कृतिका, आपको भी तो बहुत लंबा समय हो गया। खैर, आप लोगों को मैं जब अन अकेडमी में पढ़ाता था तो इस लेवल का नहीं पढ़ाता था मैं। बेसिक बेसिक पढ़ाता था मैं आप लोगों को बहुत अन अकेडमिक में, है ना?
सर हाँ, सर वो जो डायगोनल वाला फोर्स है उसका कंपोनेंट ले लेंगे क्या? उसका कंपोनेंट क्यों ले रहे हो? बाकी दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो ना, इसी डायरेक्शन में तो आएगा बीचों बीच। Yes, sir. और फिर ऐड कर देना, आंसर बता देना। गजब करते हो विनीत जी तुम भी। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, आंसर को बुलाओ। सर √2 होगा और एक और बार kx² ऐड होगा उसमें। क्या बोल रहे हो? √2 kx² प्लस kx²। √2 के, चलो ठीक है, देखते हैं आप अपना आंसर मैच करना, मैं जब निकालूंगा तो। कृतिका एंड दिव्या, आया आप लोगों का आंसर? So 2x root 2. 2x√2। कृतिका आ गया, मैं बताऊं? चलो देखो, 3 फोर्स लगेंगे, यस। इस चार्ज के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? 3 फोर्स लगेंगे। Yes, sir. 3. इसके कारण लगेगा फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स लगेगा इधर, और उसके कारण इधर। एक बात बताओ, हाँ, sir. अगर मैं इनको 1 2 3 बोलूं तो 1 और 3 एकदम बराबर मैग्नीट्यूड का लगेगा, सिमेट्रिक है एकदम हर चीज। और 1 और 3 का रिजल्टेंट 2 के साइड ही होगा, तो 2 को तोड़ के फिर जोड़ू, उससे अच्छा 1 और 3 को डायरेक्ट जोड़ देता हूं। Yes, sir. तो 1 फोर्स कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सेम वैसे ही 3 होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और क्या सेकेंड फोर्स भी उतना ही होगा, के क्यू स्क्वायर बाई, अब यहां पर वही नहीं आएगा भाई, ए स्क्वायर मत करना। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस ए थी, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस ए थी, लेकिन इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? √2a। तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो ये तो इसी डायरेक्शन में है। इस 1 और इस 3 का रिजल्टेंट देखोगे तो वो भी इस डायरेक्शन में आएगा, कितना? √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यस, अगर एक x यहां पर है, एक x यहां पर है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? √2x, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यस और नो? Yes, sir. बौधायन थ्योरम लगा करके। चलो, ये पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस से पहले बौधायन ने दिया था, Yes, sir. बट फिर भी अपन उसको पाइथागोरस थ्योरम ही बोलते हैं। बताओ, बड़ी गुस्सा आती है कई बार। चलो, तो नेट फोर्स कितना हो गया? दिस प्लस दिस, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन, ठीक है, 1/2 प्लस √2। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. चलो नाउ, So, हाँ बोलो। वो कैसे है मेरे को? देखो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इधर फोर्स था, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इधर फोर्स था, ठीक है? ये ठीक है दिव्या? हाँ, sir. इन दोनों के बीच में था 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कैसे लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हाँ, sir. तो कितना आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स आ जाएगा, √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और बीचों बीच आएगा रिजल्टेंट। अगर यहां पर अगर एक एक्स है, यहां पर एक एक्स है, तो रिजल्टेंट कहां आएगा? बीचों बीच आएगा। हाँ, sir. तो इन दोनों का के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये येलो वाले का और इस येलो वाले का रिजल्टेंट आ गया यहां, और एक तो ओरिजिनल इसी डायरेक्शन में था, ये पहले से ग्रीन वाला। यस, तो ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है नेट, तो इन दोनों का सम कर दिया, तो ये अपना आंसर हो गया। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क, होमवर्क एंड होमवर्क। ठीक है, चलो मैं भेज देता हूं, ये पीडीएफ यहां तक भेज देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ करेंगे। अभी अपन 27 स्लाइड्स तक कर पाए हैं, और मैं अभी तक आपकी 60 स्लाइड्स तक के नोट्स बना चुका हूं। चलो ठीक है, सर इसके पहले वाला भी दिखा दो तो हो जाएगा। कौन सा ये? नहीं सर, एक क्वेश्चन बचा ना, 3 दिए थे आपने। एक ये हो गया, नेक्स्ट ये,
मतलब 1 मीटर की दूरी में 1 कूलम रखा है, 2 मीटर की दूरी में 8 कूलम रखा है, 3 मीटर की दूरी में 27 कूलम रखा हुआ है, 10 मीटर की दूरी में 1000 कूलम रखा है। आपको नेट फोर्स बताना है 1 कूलम पे, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ी सी सीक्वेंस एंड सीरीज अगर नहीं पता होगी तब भी चलेगा। अच्छा ये पता है ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, बस वही यूज आएगा इसमें। एंड ये इसमें क्या है, ए में कोई चार्ज नहीं है, बी सी डी ई एफ में एक एक चार्ज है, क्यू। तो आपको क्या बताना है, ओ में एक चार्ज है -q, तो उसमें आपको नेट फोर्स बताना है कितना होगा, ठीक है। हाँ सर। चलो तो आज की क्लास फिर एंड करें, सबको चमकी आज की क्लास। हाँ बोलो विनीत, कोई डाउट? सर वो डायग्राम में जो एरोज है वो बता रहे कि फोर्स कहाँ लग रहा है। हाँ ऑब्वियसली -q है बीच में और चारों साइड q है, तो फोर्स ही बता, डायरेक्शन बता रहे हो, अट्रैक्शन फोर्स है। हाँ बोलो दिव्या। सर इसका पीडीएफ भेजना था। हाँ मैं ये आपका ग्रुप में भेज देता हूँ, 27 तक का पीडीएफ मैं आपको अभी अभी तुरंत भेज देता हूँ, ठीक है क्या? यस थैंक यू। चलो ठीक है, तो आज की ये क्लास मैं वैसे यूट्यूब में भी डाल दूंगा, तो आप लोग शेयर भी कर देना, ठीक है। तो अगर किसी को इंटरेस्टेड होगा तो वो आ सकता है कल की क्लास से, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर एंड करें, कृतिका, दिव्या एंड विनीत, चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।